Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Simple Harmonic Motion. इस चैप्टर में जो एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं और साथ ही साथ एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ एट अ सरफेस इज t. इट्स पीरियड इनसाइड अ माइन इज ओके। सो यहां पे अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर हम कोई सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड जो भी आएगा वो दिया है t। अगर हम माइन के अंदर ओके यानी इनसाइड द माइन अगर हम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना आएगा, वेदर इट इज ग्रेटर देन t, वेदर इट इज लेस देन t, वेदर इट इज इक्वल टू t, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्या होता है ओके सो जैसे कि हमें पता है जो भी टाइम पीरियड होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, दैट टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, where l is the length of the pendulum, g is the acceleration due to gravity. ओके सो जो भी टाइम पीरियड है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड रहेगा और जो भी टाइम पीरियड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो अर्थ की वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ऑन द सरफेस उसकी वैल्यू होता है g। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अबोव द सरफेस द वैल्यू ऑफ g गोज ऑन डिक्रीजेस, उसकी वैल्यू कम कम होती जाती है। और इनसाइड द अर्थ अगर हम कंसिडर करते हैं तो वैल्यू ऑफ g गोज ऑन अगेन डिक्रीजेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगा। अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट सिचुएशंस दिए हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो भी है वो सरफेस पे है, तो सरफेस पे जो भी टाइम पीरियड आ रहा है उस सिंपल पेंडुलम का इट इज इक्वल टू t। लेकिन हम जब माइन के अंदर जाते हैं इनसाइड द माइन ओके तो सरफेस से वो अंदर होगा। अगर सरफेस से वो अंदर होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे कम होगा। ओके अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो वो इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g अगर लेंथ दोनों का कांस्टेंट है तो जैसे जिस g की वैल्यू कम होगा वैसे वैसे टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगा। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ग्रेटर देन t रहेगा। ओके ये था फर्स्ट एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं। अ सिंपल पेंडुलम is made of a body which is a hollow sphere containing mercury suspended by means of a wire. Okay, so यहाँ पे एक hollow sphere है जिसमें हमने मर्क्यूरी भर दिया, ये मर्क्यूरी है। ओके और इसको हमने एक स्ट्रिंग से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। इफ अ लिटिल मर्क्यूरी इज ड्रेन ऑफ, थोड़ा सा मर्क्यूरी उसमें से निकल जाता है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी, क्या होगा। ओके सो फिलहाल की कंडीशन में देखिए जो भी यहां पे सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से अब इस हॉलो स्फीयर में मर्क्यूरी हमने फिल किया। अब इस हॉलो स्फीयर की अगर बात करते हैं तो पूरा जो भी सेंटर आ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास तो वो यहाँ पे आएगा। ओके सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है तो इफेक्टिव लेंथ जो भी होगा इस पेंडुलम का इट इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ मास, तो ये इफेक्टिव लेंथ हो रहा है। ओके अगर इसमें से थोड़ा मर्क्यूरी हम निकाल देते हैं, थोड़ा मर्क्यूरी अगर ड्रेन ऑफ होता है तो क्या होगा, मर्क्यूरी का लेवल यहां तक होगा। मान के चलिए कि इतना मर्क्यूरी निकल गया, अगर यहां तक हो गया है तो सेंटर ऑफ मास जो भी होगा इस सिस्टम का वो नीचे आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। अगर सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है
तो जो भी इफेक्टिव लेंथ है पेंडुलम का वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली टाइम पीरियड के ऊपर फर्क गिरेगा। सो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अगर g कांस्टेंट रखते हैं तो दिस टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। अगर जब मर्क्यूरी यहां से ड्रेन ऑफ हो रहा है तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ रहा है। अगर इफेक्टिव लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ओके, सो देयरफॉर इट इंक्रीजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pendulum suspended from the ceiling of a train has a time period t. When the train is at rest, okay, train अभी रेस्ट पोजीशन पे है, when the train is accelerating with a uniform acceleration a, the period of oscillation is, क्या होगा? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेन हम कंसिडर करते हैं, मान के चलिए सिचुएशन है ये प्लेटफॉर्म है ट्रेन का। सो यहाँ पे एक टॉप कंसिडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक पेंडुलम सस्पेंड किया हमने, इस पॉइंट पे पेंडुलम सस्पेंड किया, दिस इज दैट पेंडुलम। ओके, सो ये ट्रेन है, ऐसा इमेजिन करके चलिए। फिलहाल ट्रेन जो भी है वो रेस्ट पोजीशन पे है। अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इसकी वजह से जो भी टाइम पीरियड आएगा, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। सो दिस जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब ट्रेन मोशन में आएगा, ओके, मान के चलिए कि ट्रेन जो भी है वो एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पेंडुलम के ऊपर एक शूडो फोर्स एक्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब यहाँ पे जब ट्रेन मोशन में आएगा विद दिस एक्सेलेरेशन ए, सो ये पेंडुलम के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज द शूडो फोर्स, और उसकी वजह से उसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज अ नेक्स्ट अनदर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पेंडुलम के ऊपर ड्यूरिंग मोशन। द फर्स्ट वन इज अ बैकवर्ड डायरेक्शन में और सेकंड वन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, दैट इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पोजीशन से, जब ट्रेन स्टेबल था, एक जगह पे रेस्ट पोजीशन पे था, तो सॉरी, उस वक्त सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन जब ट्रेन मोशन में आ रहा है तो वहां पे दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में और ये। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो भी है, दिस इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा। यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन डेफिनेटली इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो भी है वो बढ़ रहा है जब ट्रेन मोशन में आ रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन बढ़ने के कारण, जी की वैल्यू बढ़ने के कारण टी की वैल्यू क्या होगा? अगर जी की वैल्यू बढ़ता है तो टी की वैल्यू डेफिनेटली कम होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन के बेसिस पे हम लिख सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी। अगर जी की वैल्यू बढ़ता है, इफेक्टिव जी की वैल्यू बढ़ता है, तो टी की वैल्यू कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ द अर्थ। द पीरियड ऑफ oscillation of pendulum on this planet will be, ओके, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के सरफेस पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है, इट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर नए प्लैनेट के लिए जो भी नया प्लैनेट यहाँ पे दिया है जिसका मास और रेडियस ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो उसके सरफेस पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल जी। मास कितने टाइम्स चेंज हुआ है? मास एंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट्स आर ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, 2 2m, यहाँ पे ट्वाइस आर का स्क्वायर,
रेडियस डायमीटर 2 टाइम्स हो रहा है तो रेडियस पे 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमने रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो विच इज इक्वल्स टू 2 जी एम अपॉन ये 4 2 का स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन ये जो भी वैल्यू है दिस वन इज अ acceleration due to gravity on the surface of the earth, so g planet is equals to 1 by 2 into acceleration due to gravity on the surface of the earth. Okay, so अब यहाँ पे ये वैल्यू हम जनरल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा? सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ओके, अब ये नॉर्मल अर्थ के सरफेस पे अगर हम प्लैनेट कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे प्लैनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आना चाहिए, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जीपी की वैल्यू कितना होगा? सो जी बाई 2, सो जी बाई 2 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इंटू रूट 2। ओके, अब यहां पे देखिए ये जो भी दिख रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन दिया है, इफ इट इज द सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ। अब सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? सो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, so therefore it is equals to 2 root 2. Okay, so this is the time period of that second pendulum on the surface of the planet, which is equals to 2 root 2 second. Okay, तो ये आंसर सही आना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू in case of the simple pendulum for small amplitudes and small amplitudes the period of oscillation is okay। अब जो भी सिंपल पेंडुलम है उसके oscillation स्मॉल एम्पलीट्यूड से हो रहा है, अब उसमें उस पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा वो देखेंगे। सो ऑप्शन ए दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, जो भी टाइम पीरियड होता है which is equals to 2 pi under root of L upon G, where L is the length of the pendulum, G is the acceleration due to gravity. Okay, so यहां से हमें दिख रहा है कि टाइम पीरियड जो भी होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ G। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यस दिस वन इज द करेक्ट वन, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी सही है। ओके, डिपेंड्स ऑन द मास साइज एंड मटेरियल ऑफ द बॉब। अब यहां पे देखिए जो भी टाइम पीरियड होता है इस टाइम पीरियड की इक्वेशन में कहीं पे भी मास नहीं आया। ओके, सो देयरफॉर यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो भी इक्वेशन ये है डिपेंड्स ऑन द मास साइज एंड मटेरियल ऑफ द बॉब, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, डेफिनेटली टाइम पीरियड किसमें एम्पलीट्यूड का कई जिक्र नहीं हो रहा है या वो क्वांटिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो टाइम पीरियड सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट जो भी है ये सही है। तो अब कौन सा करेक्ट है ऑप्शन? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, बाकी तीनों सही है, सही स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन जो पूछा है नॉट ट्रू, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। The spherical bob which is empty from inside the mass from inside has a mass of 50 gram. Okay, it is now replaced by another solid bob of same radius but having different mass of 100 gram. The new time period will be, भैया हमने अभी डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड जो भी होता है इट इज अ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मास नहीं आ रहा है, और इसके पहले के एमसीक्यूज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड जो भी होता है मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, सो अब यहाँ पे जो भी बॉब है पहले 50 ग्राम का था, अब वो 100 ग्राम कर दिया।
लेकिन टाइम पीरियड चेंज होगा क्या? द आंसर इज दैट नॉट। अगर टाइम पीरियड नहीं चेंज होता है तो जो भी सेकंड पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड वही रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, a man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t second. ओके, एक पेन लिफ्ट है, लिफ्ट में जो भी रूप है उसके ऊपर एक पेंडुलम ने सस्पेंड कर दिया और उसका टाइम पीरियड वो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है और उसको देखा है कि टाइम पीरियड जो भी है वो टी सेकंड इतना आ रहा है। उस सिचुएशन में लिफ्ट जो भी था वो रेस्ट पोजीशन पे था, ऐसा यहाँ पे दिया है। अ मैन मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट एंड फाइंड्स इट टू बी टी सेकंड इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विद द एक्सेलरेशन ऑफ g/4, देन द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी। ओके, जब स्टेशनरी पोजीशन पे था तो उस वक्त टाइम पीरियड कितना था वो हम लिख लेते हैं। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। ओके, ये स्टेशनरी वक्त रहते वक्त, लेकिन जब वो मोशन में आ रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा? t डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g डैश लेंगे। Okay, so what is g dash? G dash is the effective acceleration. Okay, so effective acceleration कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? This is equals to, तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन कितना था? g था। अब ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो यहाँ पे हमने थ्योरी में देखा था कि एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें ऐड करना है, g/4 इतना एक्सेलरेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू 5g/4। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो भी है वो 5g/4 आ रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g डैश की वैल्यू 5g अपॉन 4 को मैं ऊपर लिख लेता हूं। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर 4/5 जो भी है वो बाहर निकाल लेता हूं, तो 4/5 बाहर निकाल लिया। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g इतना बच गया। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 अपॉन रूट 5 और 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन इट इज एट अ रेस्ट पोजीशन। सो t डैश की वैल्यू जो भी आ रहा है रूट 2 अपॉन रूट 5 t। सो करेक्ट ऑप्शन जो भी है वो ऑप्शन सी है। ओके, अगर इस केस में यही लिफ्ट अगर डी एक्सेलरेट होता नीचे, ओके, विद द सेम एक्सेलरेशन, अगर नीचे आता तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ओके, उसके हिसाब से बाकी वैल्यू चेंज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम इज प्लेस इन अ स्पेस लेबोरेटरी orbiting around the earth at a height of 3r, where r is the radius of the earth. The time period of the pendulum is, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे एक अर्थ कंसिडर करते हैं हम जिसका रेडियस है r और एक ऑर्बिट है। ओके, एक ऑर्बिट हम कंसिडर करेंगे जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे जब किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट जब मूव करता है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो भी होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस में आपने देखा होगा स्पेस लेबोरेटरी में कि वहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 0 होता है। ओके, इफेक्टिव मैं बोल रहा हूं, अर्थ की वजह से जो भी एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस होगा इट इज नो डाउट कम रहेगा, 0 नहीं रहेगा। लेकिन वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। ओके, ऑर्बिटल मोशन करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए ऑर्बिटल मोशन करते वक्त वहां पे जो भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगा वो 0 होगा। अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे अगर 0 होता है, मैं और रिपीट कर रहा हूं कि उस हाइट पे अर्थ की वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर वो स्टेबल रहता है तो स्पेस जो भी लेबोरेटरी होगा एक ही स्टेप पे है, स्टेबल है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे प्रोड्यूस होगा। नो डाउट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो बहुत कम रहेगा। ओके, लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ की वजह से, लेकिन वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होता है वो 0 होता है। ओके, सो
अगर इफेक्टिव जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो आ रहा है, जी इफेक्टिव वैल्यू जीरो आ रहा है, तो जो भी टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ओके, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर जीरो आता है तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो भी होगा वो इनफाइनाइट होगा। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, क्योंकि वहां पे ऑसिलेशन होगा ही नहीं, उस सेकंड पेंडुलम का ऑसिलेशन होगा ही नहीं। अगर आप उसको असाइड करके छोड़ देते हो तो वही स्टेबल रहेगा। अगर वही स्टेबल है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो टाइम कितना लगेगा? इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 2%, हाउ मेनी सेकंड्स इट विल लूज पर डे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, यहां पे सेकंड पेंडुलम है, ओके, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड होता है, इज डिक्रीज बाय 2%। लेंथ को हम डिक्रीज करें 2% से, तो टाइम पीरियड कितना होगा? अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। जनरल फॉर्मूला जो भी है टाइम पीरियड का, इट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। ओके, अब यहाँ पे द change of time with respect to original time period is equals to 1/2 स्क्वायर रूट है, इसलिए हमने 1/2 लिया। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब कितना लेंथ चेंज कर रहे हैं? 2%। अगर ये 100% मानते हैं हम, ओके, उसके 2%, सो 2/100 आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 0.02, क्योंकि 2/100 को वैल्यू होता है 0.02, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.01। ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना चेंज हो रहा है? तो टाइम पीरियड जो भी चेंज होगा, इट इज इक्वल टू 0.01% ऑफ टोटल वन। ओके, इतना टाइम चेंज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसके हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इतना टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन पे चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टोटल एक दिन में कितना चेंज होगा, तो यहाँ पे 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 864 सेकंड आएगा। ओके, तो ये हमें समझना है। सो 864 सेकंड इतना टाइम लूज होगा एक दिन में। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। The pendulum bob has a speed of 3 meter per second at its lowest position. The pendulum is 0.5 meter long. The speed of the bob when the length makes an angle 60 degree to the vertical will be. Okay, तो ये सिचुएशन हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है। सो दिस वन इज अ रिजिड सपोर्ट। यहां से हम एक पेंडुलम कंसिडर करते हैं, इसका लेंथ दिया है विच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जब ये ऑसिलेट हो रहा है तो लोएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड दिया है विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये जो भी पेंडुलम है ये इस पोजीशन पे आ रहा है, मान के चलिए, विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ओके, तो अब 60 डिग्री पे जब आएगा तो उस वक्त सिचुएशन कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। सो यहां से लेके यहां तक का जो भी लेंथ है हम एल कंसिडर करते हैं, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ भी एल कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का लेंथ फाइंड आउट करना है, ओके, तो इसका कंपोनेंट हम ले सकते हैं विच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। लेकिन यहां से लेके यहां तक कितना था? विच इज इक्वल टू एल। अब यहां से लेके मुझे यहां तक फाइंड आउट करना है, तो वो कितना होगा यहाँ ये। सो दिस शुड बी इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा। सो एल माइनस एल कॉस थीटा, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ हो गया। ओके, सो मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी हमें पता है विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। अब जब ये पेंडुलम ऊपर जा रहा है, ओके, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा।
जब लोएस्ट पॉइंट पे था तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो इमेजिन करेंगे। जब वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट हियर, सो लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ओके, सो इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुका है। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि वहां पे वो रुका नहीं है, ऊपर जाने वाला है। लेकिन उस इंस्टेंट पे जब एंगल 60 डिग्री किया था विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो टेंडेंसी उसके ऊपर जाने की, तो उस वेलोसिटी को हम वी डैश कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर हाफ m into v dash square plus mgh, where h is this height, ये जो भी हाइट दिख रहा है आपको, दिस हाइट विच इज इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, m तीनों में टर्म में है तो m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 v डैश स्क्वायर प्लस g इंटू एच की वैल्यू कितना होगा, l माइनस l cos थीटा, l को कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 माइनस cos थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g l 1 माइनस cos थीटा। ओके, अब देखिए v की वैल्यू दिया है, लोएस्ट पॉइंट पे कितना था, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 विच इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g की वैल्यू हम लेंगे 10। ओके, g की वैल्यू दिया है इन्होंने 10 लेना है, सो 10 ले लेंगे इनटू l, l की वैल्यू कितना है 0.5 मीटर, सो 1/2 लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस cos ऑफ 60 डिग्री, अगेन इट इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। So 9 is equals to v dash square plus ये 2 get cancel, okay, so यहाँ पे 0.5 बचेगा, 0.5 multiplied by 10, okay, so it is equals to कितना आएगा 5 आएगा, so 2 get cancel, यहाँ पे 1/2 बच रहा है तो 10/2 is equals to 5, so 5, so v dash square is equals to 9 minus 5 which is equals to 4। ओके, सो v डैश की वैल्यू कितना आएगा, सो v डैश इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, सो 2 वैल्यू आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ये था डिस्कशन अबाउट हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज ओके ऑन सिंपल पेंडुलम। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हायर लेवल के क्वेश्चंस आते जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।